friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Historical and Sociological Foundation of Education. इस सब्जेक्ट के कई वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट का, जिसके अंदर हमें पढ़ना है उच्च शिक्षा में स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी और उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी। तो ये इन दो चीज़ों के पर्सपेक्टिव को हमें देखना है उच्च शिक्षा के लिए कि ये उच्च शिक्षा में किस तरीके से इंक्लूडेड है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सेकंड सेमेस्टर बीएड का है, तो इसके अंदर उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जिससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के रेडी हो जाए। और अगर इससे पहले कि आपने पॉइंट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे पॉइंट्स की वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व यानी कि ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वायत्तता क्या होती है यानी कि ऑटोनॉमी क्या है। तो इसके अंदर है 1950 यानी कि 1950 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अकादमिक यानी कि एकेडमिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पहल की थी, जहां विश्वविद्यालयों ने 3 परस्पर आश्रित सिद्धांत पेश किया। मतलब उस समय पर जो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उन्होंने परस्पर आश्रित सिद्धांत पेश किए। उन्होंने अपने 3 ऐसे सिद्धांत प्रिंसिपल्स को पेश किया जिनके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय मतलब हर एक यूनिवर्सिटी को खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले अपने स्वयं के फायदे के लिए ज्ञान का पीछा करने, मतलब स्वयं का खुद का फायदा करने के लिए क्या किया उन्होंने, ज्ञान का पीछा करने और जहाँ भी सत्य की खोज हो सकती है, मतलब उन्होंने ज्ञान को लेना चाहा और जहाँ पर भी सत्य की मतलब एक तरीके से रियलिज्म, सत्य की यथार्थ की खोज हो सकती है उसका पालन करने का अधिकार। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग राय और स्वतंत्रता विकसित करना। मतलब टोटली ये सारा ये था कि स्वायत्तता ऑटोनॉमी क्या होती है कि सारी चीज़ों की जो भी चीज़ें हमें अपने फ़ायदे के लिए दिखती हैं उस ज्ञान को लेना और वहाँ पर सत्य की खोज करना ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है। स्वायत्तता का बेसिक अगर मीनिंग हम देखें तो स्वायत्तता शब्द का अर्थ है आत्मदर्शन, और उसके बाद है स्वायत्ता होने की स्थिति या गुणवत्ता क्या कहलाती है, आज़ादी। मतलब आपके पास स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, आपके पास आत्मविश्वास है, किसी भी आत्म आदर्श है, आत्मविश्वास है, किसी भी चीज़ को लेके सत्य की खोज करने की इच्छा है, ज्ञान लेने की इच्छा है। आगे हम देखेंगे उच्च शिक्षा में स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्ता क्या है। दुनिया में विकसित देशों ने, जो दुनिया के विकसित देश हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा की व्यवस्था में निहित महान अवसरों का, मतलब उनके पास बहुत से ऐसे अवसर थे, महान अवसरों का उपयोग किया है। अगर हम शिक्षा प्रणाली पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर हम अपना एक तरीके से केंद्र बनाते हैं किसको, शिक्षा की प्रणाली को, और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भारत में एक विकसित देश बनने की बहुत संभावनाएं हैं। एक संस्थान की स्वायत्तता उच्च शिक्षा संस्थान को दी गई स्वतंत्रता का स्तर है जिसे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। आज विभिन्न प्रकार के संस्थानों द्वारा स्वायत्तता के स्तर में काफ़ी भिन्नता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोठारी आयोग के अनुसार संस्था की स्वायत्तता के 3 क्षेत्र में है। मतलब जो कोठारी आयोग था उसके हिसाब से जो संस्था है उसकी स्वायत्तता 3 क्षेत्र में है। किस किस में है, जैसा कि हम 2 इसके अंदर मेन लिखते हैं, जिसके अंदर है शिक्षकों की नियुक्ति, तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन के पाठ्यक्रमों यानी कि करिकुलम, शिक्षण यानी कि टीचिंग और क्षेत्रों के चयन, और थर्ड है हमारा इसके अंदर अनुसंधान की समस्याओं के निर्धारण। तो ये 3 हैं हमारे इसके अंदर जो संस्था की स्वायत्तता के 3 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संस्था स्वायत्तता के उद्देश्य एवं धारणा, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है, संस्था स्वायत्तता है, उसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं और क्या क्या पर्पसेस हैं, यानी कि क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसके अंदर आगे फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ संस्थान मतलब जो भी कोई संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, यहाँ संस्थान सार्वजनिक हित और आलोचनाओं के अधीन है। अभिप्राय ये है कि उनकी नीतियों की समीक्षा वह स्वयं कर सकता है। सेकंड है हमारा इसके अंदर, हालांकि
वेतनमान और कुछ परिस्थितियों में एक रोजगार की शर्तों में सरकार की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। संस्थान उस पद पर भी नियुक्ति की नियंत्रित कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्रों की संख्या यूजीसी की सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब जो छात्रों की संख्या है वो यूजीसी की सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन आवेदकों की स्वीकृति या अस्वीकृति पूरी तरह से संस्थानों का ही एक मुद्दा है। आगे हम देखेंगे स्वायत्त कॉलेज यानी कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो इसके अंदर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992 के अनुसार अगर हम देखें तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा अध्ययन और पाठ्यक्रम का स्वयं निर्धारण करें और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करें। सेकेंड है हमारा इसके अंदर राज्य सरकार की आरक्षण नीति, मतलब जो आरक्षण नीति है उसके अनुरूप प्रवेश के नियमों को लिखना, मतलब जो आरक्षण दिया जाता है उसके अनुरूप जो दाखिला होता है, प्रवेश होता है, उसके नियमों को लिखना। थर्ड है हमारा इसके अंदर उच्च मानकों और अधिक रचनात्मकता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के तरीके विकसित करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों के प्रदर्शन, परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की अभिसूचना के मूल्यांकन के तरीके विकसित करना। आगे हम देखेंगे स्वायत्त महाविद्यालयों, मतलब जो कॉलेजेस होते हैं उनकी शक्तियाँ, स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस की क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या स्ट्रेंथ होती हैं, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे स्वायत्तता नवाचार और प्रयोग करने के लिए महाविद्यालयों को स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करती है। मतलब जो स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमस होता है, वो विद्यालयों को स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। सेकंड है हमारा इसके अंदर स्वायत्त महाविद्यालयों को पारंपरिक पाठ्यक्रमों यानी कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम होता है, पारंपरिक पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, मतलब उसको दोबारा से गठित करने की स्वतंत्रता है, मतलब दोबारा वो उस चीज़ को पुनर्गठित कर सकते हैं। आवश्यकता आधारित व्यवसाय आधारित, मतलब जो आवश्यकता पर आधारित होता है, व्यवसाय पर आधारित होता है, पाठ्यक्रम प्रदान करके, मतलब इस तरीके का करिकुलम बना के स्वायत्त महाविद्यालय अपने छात्रों के लिए रोजगार, मतलब जैसा कि आपने वोकेशनल एजुकेशन लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, तो इस तरीके की स्वायत्त महाविद्यालय क्या करते हैं, स्वायत्त महाविद्यालय अपने छात्रों के लिए रोजगार की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर स्वायत्त महाविद्यालय ने खुद को सेमेस्टर सिस्टम और विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम, मतलब जो सेमेस्टर सिस्टम है उसको लागू किया और विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम को प्रभावी ढंग से और व्यवस्थित रूप से लागू करने में सफल होने के लिए साबित किया है। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर जब स्वायत्तता से अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता होती है तो यह संकाय सदस्यों के लिए अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रदान करता है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर इसने परिसर में बेहतर अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल में योगदान दिया है। आगे हम देखेंगे स्वायत्त कॉलेजों की कमजोरी यानी कि वीकनेसेस ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो जो इनकी कमजोरी होती है, वीकनेसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, किसकी, स्वायत्त कॉलेजों की यानी कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस की। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर स्वायत्त महाविद्यालयों ने शिक्षकों के चयन के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जो शिक्षकों के चयन के बारे में, मतलब उनको किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब तक सरकार प्रशासकीय मंजूरी नहीं देती है। सेकंड है हमारा इसके अंदर स्वायत्तता में अच्छी तरह से कार्य करने के लिए शिक्षकों और प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा जवाबदेही की मांग होती है। थर्ड है हमारा इसके अंदर उच्च मानकों और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए कोर्स, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को लगातार निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च शिक्षा में जवाबदेही, यानी कि अभी तक हमने ऑटोनॉमस यानी कि ऑटोनॉमस को हमने अब तक क्लियर किया और अब इसी का सेकंड पार्ट हम अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही या फिर उत्तरदायित्व, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर उच्च शिक्षा में जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन, इसमें फर्स्ट है हमारा प्रदर्शन का लेखा जोखा यानी कि अकाउंटिंग वंस परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर क्या है, उत्तरदायित्व का अर्थ है, यानी कि जो जवाबदेही या उत्तरदायित्व है उसका अर्थ है किसी की कार्यवाही के लिए
और निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि और विफलता पर रिपोर्ट करना शिक्षा में उत्तरदायित्व का अर्थ है। जिम्मेदारियों को सौंपा गया है अर्थात छात्रों, माता पिता, सहकर्मियों, शैक्षिक संस्थानों और एक स्वयं के प्रति। तो ये है प्रदर्शन का लेखा-जोखा उत्तरदायित्व का इसके अंदर अर्थ बताया गया है। आगे देखेंगे कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो इसमें क्या है, जवाबदेही की जड़ जिम्मेदारियों में से है, मतलब जो जवाबदेही है उसकी जड़ जिम्मेदारियों में से है, जो आपका उत्तरदायित्व है उसमें से है, जिसे एक को सौंपा गया है, मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा में उत्तरदायित्व शिक्षकों और प्रमुखों, मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो वहाँ के मेन हेड्स होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूर्ति की समीक्षा है। थर्ड है हमारा इसके अंदर कार्य करने की जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। तो इसके अंदर है जवाबदेही एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो कार्यकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक अपनी क्षमता और प्रयासों के लिए सौंपी गई कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी है। फोर्थ देखेंगे हम इसके अंदर प्रदर्शन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर क्या है, जवाबदेही एक अधिकारी द्वारा किसी कार्य को सौंपे गए कार्य या प्रदर्शन की गुणवत्ता है। वह व्यक्ति वरिष्ठ या बॉस द्वारा दी गई दिशा के अनुसार कार्य करता है, मतलब जो भी बॉस निर्देश देता है उसके अनुसार काम करता है, वह कार्य करने के लिए बाध्य है, मतलब उसके पास एक ड्यूटी है कि आपको अपने बॉस के अकॉर्डिंग ही काम करना है और इसके लिए वो बाध्य है। आगे हम देखेंगे फिफ्थ जिसके अंदर है भागीदारी यानी कि इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या है, शिक्षा में उत्तरदायित्व यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व शिक्षकों की भागीदारी और उनके कर्तव्यों में प्रमुख है। आगे है इसके अंदर सतत सुधार यानी कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो इसके अंदर है शिक्षकों, प्रमुखों यानी कि टीचर्स या फिर वहाँ के हेड्स और संस्थानों मतलब इंस्टीट्यूट्स के प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने, मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, निरंतर सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रथाओं में जवाबदेही का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे जवाबदेही के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी प्रदर्शन करना। सेकंड है हमारा इसके अंदर व्यवसाय या नौकरी की प्रतिबद्धता। थर्ड है हमारा इसके अंदर समर्पण और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी पूरी करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर संस्था के प्रमुख के प्रदर्शन की समीक्षा करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर अपने काम या कर्तव्यों में शामिल होना। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर व्यवसाय या नौकरी के प्रति सकारात्मक रुख। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर भूमिकाओं या कर्तव्यों में रुचि, विश्वास और उत्साह। एट्थ है हमारा इसके अंदर व्यवसाय या काम की गुणवत्ता। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर अधिकारों का उचित प्रयोग, मतलब जो अधिकार आपको मिले हैं उनका उचित प्रयोग। आगे देखेंगे इसी में जवाबदेही प्रबंधन के सिद्धांत, मतलब जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आपके मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स आपको पता है तो आपको उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। वो उसी पर आधारित होता है, प्रिंसिपल्स पर। यह उत्पादकता बढ़ाने और उन्नयन और एक संस्था की उत्पादकता और दक्षता की तरक्की करना है। आगे हम देखेंगे जवाबदेही के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या क्या टाइप्स हैं इसको देखेंगे। तो पहला टाइप है इसके अंदर संस्थानों की जवाबदेही यानी कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ए, विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की संख्या को ध्यान में रखते हुए अर्थात उस विशिष्ट पाठ्यक्रम, मतलब जो भी उसका स्पेसिफिक एक करिकुलम है उसके लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार प्रवेश हो। बी है हमारा इसके अंदर विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की शैक्षिक योग्यता सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसके लिए संस्थानों की जवाबदेही बनती है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर प्रमुख जवाबदेही यानी कि हेड्स अकाउंटेबिलिटी। तो हेड्स अकाउंटेबिलिटी में क्या है, संस्थानों के प्रमुख शिक्षा में प्रमुख स्थान रखते हैं, वह शिक्षा की धुरी है। संस्थान यानी कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, संस्थान का लहजा और दक्षता संस्थान के प्रमुख की, मतलब जो वहाँ के हेड हैं वहाँ उनकी क्षमता पर निर्भर करते हैं। अच्छे प्रमुख अच्छे संस्थान बनते हैं। वह चालक और संस्थान की मार्गदर्शिका, मतलब उनको गाइड करने के रूप में कार्य करता है। प्रमुख संस्थानागत
प्रशासन में विभिन्न कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और भूमिकाएं हैं। मतलब उसमें कई प्रकार के कर्तव्य भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं और भूमिकाएं यानी कि रोल्स भी हैं। आगे हम देखेंगे थर्ड, शिक्षकों की जवाबदेही। तो शिक्षकों की जवाबदेही दो प्रकार से होती है, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले कानूनी होती है और एक नैतिक जवाबदेही होती है। तो कानूनी जवाबदेही का अर्थ है कि किसी के नियोक्ता, मतलब जो किसी का नियोक्ता है, उसको सेवा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के मामले में जिम्मेदारी माना जा रहा है। सेकंड है हमारा इसके अंदर नैतिक जवाबदेही। इसके अंदर क्या है, नैतिक जवाबदेही छात्रों, माता पिता, वित्त पोषण एजेंसी, समाज या राष्ट्र और खुद शिक्षक की जिम्मेदारी को दर्शाता है। मतलब शिक्षकों की कानूनी जवाबदेही भी होती है और नैतिक यानी कि मॉरल ड्यूटी भी होती है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर फोर्थ, जिसमें है छात्रों की जवाबदेही यानी कि स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी में क्या है, सबसे पहले उनको स्वय अध्ययन करना चाहिए, तो इसमें भी इनकी जवाबदेही बनती है। तो स्वय अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा नियुक्तियां और परियोजनाएं। सी है हमारा इसके अंदर निरंतर मूल्यांकन, मतलब कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। और फोर्थ है हमारा उद्देश्य मूल्यांकन। तो इसमें बेसिकली क्या है, छात्रों को शिक्षकों द्वारा अध्यापन की निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए, सुझाव देने के लिए भी जवाबदेह है। आगे हम देखेंगे जवाबदेही की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसके अंदर है हमारा फर्स्ट, जिसमें है किसी व्यक्ति की व्यावसायिक नैतिकताएं उसके प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नैतिकता के साथ टकराव में आ जाती है। यह विशेषता यहाँ विशेषज्ञ या सरकारी संगठनों में कार्यरत है। यहाँ प्रशासनिक जवाबदेही विशेषज्ञों, मतलब जो वहाँ के विशेषज्ञ होते हैं, उसकी आंतरिक मूल संरचना द्वारा सीमित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सरकारी अस्पतालों को नियोजित डॉक्टर ने चिकित्सकीय पेशे के मानदंडों के लिए प्रशासनिक निष्ठा का आश्वासन दिया है। वे नियमों के विरुद्ध उचित रूप से विरोध कर सकते हैं। मतलब जो नियम होते हैं उनके विरुद्ध उचित रूप से विरोध कर सकते हैं, जो मरीजों के साथ अपने पेशेवर और नैतिक संबंधों के साथ संघर्ष करते हैं। मतलब जो भी उनकी मॉरल एक तरीके से वैल्यूज होती हैं, उनके नैतिक संबंध होते हैं, उसके साथ संघर्ष करते हैं। सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर आर्थिक या वाणिज्यिक कार्यों में निहित सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधकों की जवाबदेही का पैटर्न एक विशिष्ट सरकारी विभाग में, मतलब जो कोई सरकारी विभाग होता है उसमें प्रशासकों से अलग होना चाहिए। इसका कारण यह है कि पूर्व में व्यावसायिक लाइनों पर काम करना और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी को क्लियर किया। तो इसके अंदर ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों के ही हमने सारे पॉइंट्स को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।